वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के इन्वायरमेंट सेक्शन के चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के एमसीक्यू का दूसरा लेक्चर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आने वाले किसी भी प्रकार के वीडियोस का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज़ीरोफाइट्स में होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ज़ीरोफाइट्स कहते किसे हैं। तो जी हाँ, वैसे पौधे जो रेगिस्तानी जगह पे पाए जाते हैं। जी हाँ, जहाँ नमी कम होती है, बालू ज़्यादा होता है, वैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन्हें ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं। सिकुड़ा हुआ रंध्र, दूसरा है गहरा जड़, तीसरा है मोटा क्यूटिकल और चौथा है इनमें से सभी। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से कौन से ऑप्शन का क्या यहाँ पे रेलेवेंस है। पहला है सिकुड़ा हुआ रंध्र छिद्र। इसका मतलब है कि जब रंध्र छिद्र सिकुड़ा हुआ होगा तो वहाँ पानी की हानि कम होगी। ठीक है, वहाँ पे जो वाष्पोत्सर्जन होता है वहाँ पे ये कम हो जाएगा तो पानी की बचत होगी, जो बिल्कुल सही बात है, ज़ीरोफाइट्स के लिए उपयोगी है। अगला ऑप्शन देखते हैं, गहरा जड़। ये भी सही बात है। जितना गहरा जड़ होगा पौधे को स्थायित्व तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ साथ उन्हें पानी की मात्रा अवशोषित करने में ज़्यादा सहायता होता है। मोटा क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या होता है? तो एक मोमी परत होता है जो पौधों के पत्तों में होता है, उसके ऊपर ही पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है? तो वहाँ से होने वाले पानी की क्षति को कम करने के लिए पाया जाता है। तो जिस पत्ता में जितना मोटा क्यूटिकल होगा वहाँ से पानी की हानि उतना ही कम होगा। तो जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं जहाँ पे वैसे ही पानी की कमी होती, वहाँ के पौधों में इसका होना ज़रूरी है ताकि पानी के हानि को कम किया जा सके। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या होगा? डी, इनमें से सभी। जी हाँ, ज़ीरोफाइट्स में ये तीनों चीज़, सिकुड़ा हुआ रंध्र, गहरा जड़ और मोटा क्यूटिकल, तीनों पाया जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं। लॉग एक्सपोनेंशियल वृद्धि के लिए सूत्र है, ये एनसीईआरटी का बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन रख दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही होगा, dn/dt = r/n। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी कीटों को खाने वाला मेंढक होता है। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, इसको रट के नहीं बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि एक हम फूड चेन बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? घास, ग्रास। फिर क्या होंगे? इंसेक्ट जो शाकाहारी होंगे। ठीक है, और इस इंसेक्ट को कौन खाएगा? तो फ्रॉग। समझ आ रहा है ना? घास, घास से कौन? इंसेक्ट जो शाकाहारी है, फिर कौन? फ्रॉग। अब यहाँ देखिए, जो ग्रास घास होता है ना, इसको बोलते हैं उत्पादक। जो इंसेक्ट शाकाहारी होते हैं, कीट, उनको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो फ्रॉग क्या हो गया यहाँ पे? द्वितीय उपभोक्ता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द्वितीय उपभोक्ता। जी हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को रट के नहीं बनाते हैं, बल्कि ऐसे क्वेश्चंस को एक फूड चेन बना के तब उसके हिसाब से आंसर करेंगे, हमेशा फ़ायदा होगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। तो ये तो याद करने वाला चीज़ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टॉन्सली ने। जी हाँ, सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? टॉन्सली ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक होता है। नियंत्रक कौन सा होता है? सीमाकारी कारक भी इसको बोलते हैं। तो शिकार करना इसका सही आंसर होगा, क्योंकि शिकार जितना ज़्यादा होगा पॉपुलेशन उसके हिसाब से कम होगा। शिकार कम होगा तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब शिकार क्या करता है? तो उन्हें कंट्रोल करता है। ठीक, अगला है, जीवाणु कवक होते हैं। सफाईकर्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और अपघटक। तो जी हाँ, जीवाणु और कवक जो होते हैं ना, वो होते हैं अपघटक। ये डिकम्पोज करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चौथा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, अपघटक होते हैं। तो अभी जस्ट इसके ऊपर वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जीवाणु और कवक इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो मैंने बताया था ना कि सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं? एक फूड चेन बना लेते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता पूछा गया है, तो सबसे पहले लेवल पर कौन होता है? सबसे पहले होता है उत्पादक, मतलब ग्रास, घास। और घास को जो खाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। तो घास खाने वाले को क्या शाकाहारी होगा, मांसाहारी होगा? तो शाकाहारी होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, शाकाहारी। अगला है, लाइकेन सूचक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? CO2
प्रदूषण का। जी हाँ, CO2 प्रदूषण जो होता है ना, उसके लिए लाइकेन सूचक होता है। जहाँ प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। जो स्वच्छ हवा होती है, जो स्वच्छ जगह होता है, उसी जगह पे लाइकेन उगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन होगा, अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं। पहला है मरोद्भिद, तो ये सही नहीं है। मरोद्भिद जो होता है ना, वो मरुस्थल में होता है। दूसरा है लवणोद्भिद, जहाँ लवण की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, लवणोद्भिद। ये शैलोद्भिद है, मतलब कि जो इस पे उगते हैं, पत्थरों पे उगते हैं। जलोद्भिद मतलब समझते ही हैं, जल में उगते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, लवणोद्भिद। 36 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? याद कर लीजिए, राइजोफोरा। राइजोफोरा जो होता है मैंग्रोव क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। और मैंग्रोव्स जो पौधे होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? ये पारिस्थितिकी कहाँ मिलता है? तो समंदर का किनारा होता है वहाँ, या नदी जो होते हैं उसके किनारे भी ये पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है इयोलिन। जी हाँ, इसका आंसर होगा इयोलिन। 38 नंबर में है, कौन सा मरुद्भिदी है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला कैपेरिस। कमल, चाइना रोज़, आलू आपको पता है कि ये मरुद्भिदी नहीं है, ये मरुस्थल में नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए 39 39 नंबर, कवक मूल उदाहरण है। ये क्वेश्चन इसके पहले भी हम बता चुके हैं। क्या हो जाएगा? सी, सहजीवी संबंध। 40 नंबर है, जलीय पौधों में कटी फटी पत्तियाँ होती है। अब देखिएगा, प्रकृति में जो भी चीज़ मिलता है ना, सबके पीछे कुछ ना कुछ एक वाजिब वैलिड रीज़न होता है। ऐसे नहीं होता है कुछ भी। तो जो जल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, उनकी पत्तियाँ कटी फटी होती है। तो उसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक क्या है? तो धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए। वो क्या होती है? धारा जो बहती है तो उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट उसका होता है पौधों के ऊपर। तो उसके प्रभाव को मिनिमाइज़ करने में हेल्प करती है जो पौधों की कटी फटी पत्तियाँ होती है वे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सा कीटभक्षी पौधा है? ठीक है ना। अच्छा, ज़्यादातर पौधे जो होते हैं ना, वो उत्पादक होते हैं। ठीक है, जो घास पौधा होता है ये उत्पादक होता है, क्योंकि सीधे ये सनलाइट लेके और प्रोड्यूस करते हैं खाने पीने की चीज़ें या दूसरी चीज़ें, जिससे कि बाकी पूरा इकोसिस्टम में एनर्जी चलता है। अब कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो प्रोड्यूसर नहीं होते हैं, वो एक्चुअली कीटभक्षी होते हैं, वो कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे इसमें पहले देखिएगा, ड्रॉसेरा, जी हाँ, ये कीटों का भक्षण करता है। नेपेंथिस ये भी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा क्या जा सकता है, जस्ट इसके बाद वही क्वेश्चन ही है। कीटभक्षी पौधे कीट को खाते हैं, क्यों खाते हैं? कारण मतलब सीधे सीधे आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, अब हमारी तरह इनके साथ तो होता नहीं है कि हम स्वाद के लिए कई बार चीज़ें खा लेते हैं। हमको पता है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन स्वाद के चक्कर में खा जाते हैं। पौधों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही भक्षण करते हैं। तो क्यों करते हैं कीटभक्षी पौधे कीटों को? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन के लिए। जी हाँ, नाइट्रोजन के लिए उनका भक्षण करते हैं। मांस खाने का कोई शौक़ होता नहीं है। ऑक्सीजन के लिए आपको पता है कि ऑक्सीजन या CO2 जो भी चाहिए होता है वो आराम से एटमॉस्फेयर से पत्तों के थ्रू कर लेते हैं। खनिज जड़ से उसका अवशोषण कर लेते हैं, तो बचता क्या है? नाइट्रोजन, जो उनके लिए बेहद ज़रूरी होता है। 43rd क्वेश्चन है, 43 नंबर, पौधों जो चट्टानों पर उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा लिथोफाइट। जी हाँ, लिथोफाइट जो होता है वो चट्टान पर उगता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, एक छोटी मछली शार्क के आधार पर चिपकी रहती है और इससे भोजन प्राप्त करती है, यह संबंध क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा सहभोजिता। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सहभोजिता। और सहभोजिता किस प्रकार का संबंध है? तो कोई स्पीसीज ए है, बी है, तो एक को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है और ना ही फ़ायदा हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? सहभोजिता बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति की जैविक अवधारणा मुख्यतः आधारित है। पहला ऑप्शन है जननिक विलगन पर, केवल आकारिकी लक्षणों पर, केवल प्रजनन की विधि पर, और डी ऑप्शन है आकारिकी एवं प्रजनन की विधियों पर। चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं हम लोग। क्या आंसर होगा बताइए? जननिक विलगन या प्रजनन की विधि? तो देखिए, जाति की जो अवधारणा होती है इन्वायरमेंट सेक्शन में ना, वो इससे नहीं होता है कि आप कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वैसा नहीं होता है। वो सिर्फ प्रजनन की विधि पर निर्भर करता है, उसके हिसाब से जाति की अवधारणा विकसित की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, केवल प्रजनन की विधि पर।
46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान में वृद्धि करने वाला पौधा है? तो पहला है साइक्रोफाइट्स, ऑक्जिलोफाइट्स, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स होंगे नहीं, लवण वाले होते हैं। ऑक्जिलोफाइट्स होंगे नहीं, ये जहाँ पे अम्लीय मिट्टी होती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, इरेमोफाइट्स। जी हाँ, क्या हो जाएगा? इरेमोफाइट्स। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप आंसर ढूंढ सकते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, लाइकेन किसका समूहन है? तो मैंने कल वाले लेक्चर में भी सेम टू सेम बात बताया था। लाइकेन जो होता है ना, वो शैवाल और कवक का समूह होता है। शैवाल और कवक जब मिल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? लाइकेन बनाते हैं, जो एक दूसरे के ज़रूरतों को पूरा करते हैं। कोई आवास प्रदान करता है तो उसमें से एक उन्हें भोजन प्रदान करता है। इस प्रकार से ये मिलकर रहते हैं और उन्हें लाइकेन कहते हैं। स्टार मार्क कर लेंगे, ये क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 48 क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकट का वायुमंडल का क्षेत्र क्या कहलाता है? पहला स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। तो ये बिल्कुल छठा सातवां क्लास का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? शी, ट्रोपोस्फीयर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रोपोस्फीयर। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।